फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रीय आय को मापने की विधि करेंगे और हमारी जो आज की विधि है वो आय विधि है। तो इस विधि के अंदर हम आज जो है ये देखेंगे किस प्रकार से जो है आय विधि के द्वारा एक देश के अंदर राष्ट्रीय आय का मेजरमेंट किया जा सकता है। इससे पहले हम ये जानें राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय एक देश के विकास का एक मापक होता है। राष्ट्रीय आय से ही एक देश के अंदर बचत के, निवेश के, वृद्धि दर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे एक देश के जो है आर्थिक विकास के बारे में या उसके जो आर्थिक प्रदर्शन के बारे में हमें पता चलता है। अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय अधिक है तो इसका मतलब है कि उस देश ने आर्थिक स्तर के ऊपर जो अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उस देश के अंदर निवेश और बचत का स्तर है वो भी ऊंचा होगा। तो इस प्रकार हम जो है राष्ट्रीय आय के बारे में अगर जानकारी रखते हैं तो हम एक देश के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, उसकी आर्थिक गतिविधियों की हमें जो है अच्छी जानकारी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं राष्ट्रीय आय का जो काफ़ी महत्व है। अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो फिर इसका माप करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसका माप नहीं कर पाएंगे तो इसके महत्व से जो हमें लाभ मिल सकता है वो हमें नहीं मिल पाएगा। यानी हम किसी भी देश के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में नहीं जान पाएंगे, हम उस देश के अंदर बचत का स्तर क्या है ये नहीं जान पाएंगे, उस देश के अंदर निवेश का स्तर क्या है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलेगी। अब राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष के अंदर जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ पर वस्तुएं और सेवाएं जो केवल अंतिम है, यानी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का जितना उत्पादन किया जाता है उसके मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय का जो माप है उसके अंदर अब हम जो डिस्कस करेंगे कि किसी भी देश के अंदर उत्पादित उत्पाद का मूल्य, यानी कितने रुपए का कितना उत्पादन हुआ है उसका मूल्य, और आय यानी उस देश के अंदर लोगों की इनकम कितनी हुई है, और व्यय यानी उस देश के लोगों ने कितना व्यय किया है, ये बराबर होते हैं। यानी उत्पाद, आय तथा व्यय बराबर होते हैं, और जब ये तीनों चीज़ें बराबर होती है तो हम इन तीनों के आधार पर जो राष्ट्रीय आय का माप करते हैं। यानी तीन स्तरों पर राष्ट्रीय आय का माप किया जाता है, एक तो उत्पाद के स्तर पर, आय के स्तर पर और व्यय के स्तर पर। तो उत्पाद के स्तर के ऊपर जो माप किया जाता है उसको हम जब उत्पाद मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि कहते हैं। आय के स्तर के ऊपर राष्ट्रीय आय का माप किया जाता है उसको हम आय विधि कहते हैं, और व्यय के स्तर पर राष्ट्रीय आय का माप किया जाता है उसको हम व्यय विधि कहते हैं। और अल्टीमेटली जो ये तीनों बराबरी होंगे, क्योंकि उत्पादन, आय तथा व्यय अर्थव्यवस्था में संतुलन की अवस्था में हमेशा ही बराबर होते हैं। राष्ट्रीय आय को जो है तीनों स्तरों पर मापने का कार्य सबसे पहले श्यूम्पीटर ने किया था। उन्होंने 1917 के अंदर आय, व्यय और उत्पादन तीनों ही आधार के ऊपर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। इसके बाद जो है कुजनेट्स ने 1935 में, मीड और स्टोर ने 1941 के अंदर जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए इन तीनों विधियों का प्रयोग किया था। अब हम भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय से संबंधित बैकग्राउंड जानते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, किंतु भारत के अंदर राष्ट्रीय आय का जो है वैज्ञानिक तरीके से अनुमान लगाने का श्रेय जो है प्रोफेसर BKRV राव को जाता है। यानी BKRV राव ने जो है सबसे पहले भारत के अंदर वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए PC महालनोबिस की अध्यक्षता में 4 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। और अब अगर आप बात करें तो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा लगाया जाता है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। भारत के अंदर जो लेखा वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। यानी भारत का जो वित्त वर्ष है जिसमें एक देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं, वो 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर जो 31 मार्च तक की आय का अनुमान लगाया जाता है। अब राष्ट्रीय आय की गणना की जो 3 विधियां हैं, आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि। तो आज हम जो है आय विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। आय विधि का इसके अंदर हम जो जानेंगे इस पूरे लेसन के अंदर वो है आय विधि का अर्थ क्या है, आय विधि के कौन कौन से सोपान हैं, इन सोपानों में सबसे पहले उत्पादक उद्यमों की पहचान करना,
उत्पादक उद्यमों का वर्गीकरण करना, साधन आय का अर्थ क्या है, साधन आय का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। तो इन सोपानों के तहत जो आप इस लेसन को आगे जो डेवलप करेंगे, तो इसमें आय विधि का अर्थ हम जानते हैं। इस विधि के अंदर इस विधि को जो साधन भुगतान विधि या वर्गीकृत जो कार्यों के कार्य विधि भी कहते हैं। तो ये जो विधि होती है, इस विधि के अंदर जो एक लेखा वर्ष के अंदर उत्पादन के सभी साधनों, उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, उनको जो आय प्राप्त होती है लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में, उसको जोड़ करके राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। तो आय विधि एक का जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, वो जो है उत्पादकों के दृष्टिकोण के बजाय उत्पादन के साधनों के दृष्टिकोण से आय का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि ये जो आय होती है ये उत्पादन के साधनों को प्राप्त होती है और कुल जो प्रोडक्शन होता है वो उत्पादन के साधनों का ही जो कंट्रीब्यूशन होता है। तो सारा का सारा उत्पादक जो है उत्पादन के साधनों में बंट जाता है। तो जब उत्पादन के साधनों में बंटता है तो वो उनकी आय बन जाती है। तो जितना उत्पादन होता है उतनी ही जो है उनको आय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आय विधि के अंदर हम जो उत्पादन के साधनों को एक लेखा वर्ष के तहत प्राप्त होने वाली आय के आधार के ऊपर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं। दूसरा जो हमारा स्टेप है, इसके अंदर उत्पादक उद्यमों की पहचान। सबसे पहले हम उन उद्योगों की पहचान करते हैं जो उद्योग उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हैं और उनकी सहायता से उत्पादन करते हैं। तो उत्पादक उद्यमों की पहचान कर ली कि कौन कौन से उत्पादन के साधन है, उद्योग है जो कि उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम जब उत्पादक उद्योगों को बांटते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। एक बार जब हम उत्पादक उद्यमों की पहचान कर लेते हैं तो उसके बाद में उनका वर्गीकरण किया जाता है, यानी उनको हम जो है कई छोटे छोटे समूह में बांट लेते हैं, क्योंकि अलग अलग जो है प्रत्येक उद्योग का जो है अध्ययन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम जो है उनको कुछ समूह में बांट लेते हैं। तो मोटे तौर पर जो सभी उद्योग है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो सारे उद्योग जो होते हैं या तो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे या द्वितीयक में या तृतीयक में आएंगे। तो अब हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है इसको आप डिस्कस करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र यह वह क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करते हुए उत्पादन कार्य करता है और इसमें जो कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियां शामिल होती है, इसलिए इसको जो कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कृषि में का उत्पादन करना यानी गेहूं का, चावल का या कपास का, ग्वार का, किसी भी चीज़ का जो एग्रीकल्चर से संबंधित है उसका प्रोडक्शन करना प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वानिकी है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य, ये जो मधुमक्खी पालन है, डेयरी है, ये सारे के सारे जो होते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी इन उद्योगों में लगे हुए जो लोग हैं उनको हम प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कार्य करने वाले लोग कहेंगे और इन उद्योगों को प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, इसको विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं और विनिर्माण का मतलब होता है कोई भी चीज़ है उसका दोबारा से निर्माण करना। तो इसमें जो है ये जो उद्योग होते हैं या द्वितीयक क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र से जो है कच्चे माल का प्रयोग करता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में जिनका प्रोडक्शन होता है उनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाता है और फिर उत्पादन के साधनों की सहायता से वहाँ उत्पादन किया जाता है, किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है। इसलिए इसको हम जो विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। जैसे चीनी का उत्पादन, कपड़े का उत्पादन या अन्य किसी भी प्रकार की जो मेज का उत्पादन है, कारों का प्रोडक्शन है, यानी किसी प्रकार की जो चीज़ का प्रोडक्शन है उसको हम जो है औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद आता है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं करता, किंतु ये जो है उत्पादकों के लिए या उत्पादन के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, क्योंकि ये जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में मदद करता है। बिना तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां नहीं की जा सकती। इसमें यातायात है, बैंकिंग है, बीमा क्षेत्र है या जहाजरानी सेवाएं हैं या विमान सेवाएं हैं, इन जितनी भी प्रकार की सेवाएं होती है वो सारी की सारी इसमें शामिल होती है। जैसे मान लीजिए अगर आप यातायात की बात करते हैं तो यातायात के अंदर जैसे मान लीजिए एक ट्रक है,
ट्रक किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये जो है एक तरफ कच्चे माल को पहुंचाता है उद्योगों तक। दूसरा, अगर उद्योगों ने जो वस्तुएं तैयार कर रखी है तो उन तैयार वस्तुओं को जो जल्दी से जल्दी बाजार में या उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करता है। अगर ये यातायात के साधन ना होते तो ना तो प्राथमिक क्षेत्र उत्पादन कर पाता, ना ही द्वितीयक क्षेत्र उत्पादन कर पाता, क्योंकि उनको कच्चा माल नहीं मिलता, और अगर उन्हें कच्चा माल मिल भी जाता तो उन्हें जो है बाजार तक वस्तुएं बेचना मुश्किल हो जाता। तो इसी प्रकार से बैंकिंग क्षेत्र है, वित्त की व्यवस्था करता है, बीमा क्षेत्र है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र जो होते हैं पूरी तरह से अपने विकास के लिए या अपने प्रोडक्शन के लिए जो है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। तो ये क्षेत्र जो काफी महत्वपूर्ण होता है। अब साधन आय का क्या अर्थ होता है वो हम जानते हैं। किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। बिना उत्पादन के साधनों के प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। तो जब ये उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी अपनी सेवाएं उत्पादन कार्यों में देते हैं तो उसके बदले में उनको मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में आय मिलती है। तो ये उनको जो आय प्राप्त होती है, चाहे वो मजदूरी हो, चाहे लगान हो, चाहे ब्याज हो, चाहे लाभ हो, उसको हम जो है साधन आय कहते हैं। और बिना किसी उत्पादन क्रिया के इन साधनों को जो आय प्राप्त होती है उसको हम जो है साधन आय नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए एक मजदूर है, वो काम पर जा रहा है, रास्ते में उसको जो है कुछ पैसे पड़े मिल जाते हैं, तो उसकी तो इनकम एक प्रकार से होगी, उसके पास पैसा आ गया, लेकिन उसको हम जो है साधन आय नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो है आय बिना किसी उत्पादन की क्रिया के या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की जो प्राप्त होती है। तो उत्पादन के साधनों को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बिना जो भी आय प्राप्त होती है उसको हम साधन आय नहीं कह सकते। आगे साधन आय का वर्गीकरण। साधन आय को हम जो है निम्न भाग में बांट सकते हैं: कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष, मिश्रित आय और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब हम इन चारों को जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। कर्मचारियों का पारिश्रमिक जो है क्या चीज होती है? जब एक कर्मचारी जो है किसी भी उद्योग के अंदर काम करता है तो उसको नगद मजदूरी और वेतन के रूप में आय प्राप्त होती है, वो कर्मचारियों का पारिश्रमिक है। कई बार किस्म के रूप में भी आय प्राप्त हो जाती है। जैसे अपने खेत में कोई काम करने के लिए जाता है, गेहूं कटाते हैं हम, तो गेहूं उसको हम जो है रुपए या पैसे न दे करके उसके बदले में हम उसको जो है गेहूं जो है डाल देते हैं। तो इस प्रकार किस्म के रूप में या वस्तुओं सेवाओं में वस्तुओं के रूप में जो आय प्राप्त होती है वो भी कर्मचारियों का पारिश्रमिक होती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों का योगदान, कि कई बार जो कंपनियां होती है वो अपनी तरफ से जो है जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, यानी भविष्य के अंदर आय प्राप्त होने की योजना या कोई बीमा योजना है या कोई अन्य प्रकार की जो योजना है, उसके अंदर जो है कर्मचारियों के से पैसे नहीं लेती, बल्कि उनका जैसे मान लीजिए बीमा करवा दिया और उस बीमे का जो भुगतान है वो कंपनी की तरफ से किया जाएगा। तो ये भी एक प्रकार से कर्मचारियों की आय है। मान लीजिए कि मंथली जो है 1,000 रुपये कंपनी जो है बीमे के रूप में कर्मचारी की तरफ से देती है, तो अगर वो 1,000 रुपये कर्मचारी की तरफ से ना देती तो 1,000 रुपये कर्मचारी को दे देती। 1,000 रुपये कर्मचारी के पास आ जाते तो कर्मचारी को बीमा करवाना पड़ता, तो 1,000 रुपये कर्मचारी बीमा कंपनी को देता। तो कर्मचारियों को हालांकि ये प्राप्त नहीं होता, लेकिन कर्मचारियों को ये लाभ होता है कि उनको वो आय जो है वो भुगतान करना भी नहीं पड़ता। तो ये जो है एक प्रकार से उनको उस चीज का लाभ भी मिल जाता है और भुगतान जो है कंपनी की तरफ से किया जाता है। तो ये भी जो है एक प्रकार से उनकी पारिश्रमिक या आय का हिस्सा है। और नेक्स्ट है सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, यानी जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको जो पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद में, उस पेंशन को भी जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक माना जाता है, क्योंकि ये जो पेंशन है उनके पीछे उत्पादन में जो योगदान दिया था उस योगदान के परिणाम स्वरूप ही उनको आगे दी जा रही है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो वृद्धावस्था पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो जो है राष्ट्रीय आय कर्मचारियों के पारिश्रमिक का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो उत्पादन के कारण नहीं दी जाती, बल्कि वो उनको जो है बूढ़े होने के कारण या अन्य किसी प्रकार की विपत्ति के कारण सरकार द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार कर्मचारियों के पारिश्रमिक में अगर हम इन तीनों को चारों को जोड़ दे तो वो कर्मचारियों का पारिश्रमिक बन जाता है। और यह ध्यान रखना, अगर कर्मचारियों का पारिश्रमिक हमें दे रखा और ये चारों भी दे रखे हैं तो हमें दोबारा से इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये चारों चीजें जो है कर्मचारियों के पारिश्रमिक में शामिल होती हैं। दूसरा है प्रचालन अधिशेष। इसमें आप ध्यान रखना, प्रचालन अधिशेष के अंदर हम जो है संपत्ति और उद्यमवर्ती से प्राप्त आय को शामिल करते हैं। यानी उत्पादन के चार साधन थे: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। श्रमिक को जो है पारिश्रमिक प्राप्त होगा वो हमने पीछे देख लिया। बाकी जो उत्पादन के तीन साधन बच गए, भूमि, पूंजी और उद्यमी,
उन तीनों को जो आय प्राप्त होती है उसको हम परिचालन अधिशेष कहते हैं। तो संपत्ति दो प्रकार की हो सकती है, या तो व्यक्ति के पास में भूमि है उसको लगान मिलेगा, या जो पूंजी है उसके ऊपर उसको ब्याज मिलेगा, और उद्यमी को जो है लाभ मिलेगा। तो इसके अंदर तीनों जो चीजें हैं, ब्याज, लाभ और लगान, वो शामिल होता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज शामिल होती है। सबसे पहले लगान, किराया, रॉयल्टी शामिल होती है। दूसरा इसके अंदर ब्याज शामिल होता है, ये पूंजी के लिए दिया जाता है। और तीसरा इसके अंदर लाभ शामिल होता है, उद्यमी को जो है लाभ मिलेगा। और एक चीज का ध्यान रखना, लाभ के जो है तीन प्रकार होते हैं, तीन हिस्से होते हैं। लाभांश यानी कुल लाभ जो होता है उसका एक हिस्सा कंपनी द्वारा जो है अपने शेयर धारकों में बांटा जाता है, उसको हम लाभांश कहते हैं। निगम कर यानी जो सरकार, जो कंपनी प्रोडक्शन करती है उसके ऊपर उसको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के ऊपर सरकार को जो टैक्स दिया जाता है उसको हम निगम कर कहते हैं। और तीसरा है अवितरित लाभ, कि कई बार जो कंपनी होती है अपना सारा का सारा लाभ जो होती है शेयर होल्डर में नहीं बांटती, इसको हम जो है कंपनी या निगम की बचत भी बोलते हैं। वो जो अपने पास बचा करके रख लेती है, ताकि अचानक अगर कोई ज़रूरत पड़ती है कंपनी में तो उसकी जो है ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, टूट फूट को पूरा किया जा सके, या जो है कंपनी का विस्तार किया जा सके। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ लें, लगान, किराया, रॉयल्टी प्लस ब्याज प्लस लाभ, तो हमारे पास में परिचालन अधिशेष आ जाएगा। और यह ध्यान रखना, अगर लाभ नहीं दिया गया है तो हम लाभांश, निगम कर और अवितरित को जो लाभ को जोड़ करके हम लाभ निकाल लेते हैं। अगर पहले से ही लाभ दिया गया है तो हमें अलग से लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है मिश्रित आय। इसमें उन लोगों की आय को शामिल किया जाता है जो खुद के काम धंधे में लगे होते हैं, क्योंकि उनको जो आय प्राप्त होती है उस आय को अलग अलग भागों में बांटना मुश्किल होता है, कि कौन सा कितना तो उसमें लगाना है, कितना ब्याज है, कितना लाभ और कितनी मजदूरी है, उसको अलग अलग करना मुश्किल होता है। तो इसको मिश्रित आय कहते हैं, यानी मिली जुली आय प्राप्त होती है। उस आय के अंदर कुछ उसका लगान का हिस्सा है, कुछ ब्याज है, कुछ लाभ और कुछ मजदूरी है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है खुद के खेत में खुद के ट्रैक्टर से ही काम कर रहा है, तो उसको जो है लगान भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि खुद की जमीन है, खुद का ट्रैक्टर है, इसलिए उसके ऊपर भी जो उसको जो आय प्राप्त हो रही है। खुद की जमीन है तो उसको लाभ भी प्राप्त हो रहा है। अब खुद ही उसमें श्रमिक के रूप में काम कर रहा है तो उसको मजदूरी भी प्राप्त हो रही है। लेकिन जो कुल उत्पादन होता है उसमें अलग अलग बांटना मुश्किल हो जाता है, कि इसमें लगान तो कितना है, ब्याज कितना है, लाभ कितना है और मजदूरी का कितना हिस्सा है। इसलिए जो लोग स्वरोजगार यानी अपने ही कार्यों में लगे होते हैं उनकी जो आय होती है उसको मिश्रित आय कहते हैं। तो जिन व्यक्तियों की आय अलग अलग करना मुश्किल होता है उसको मिश्रित आय में शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इसकी जरूरत हमें उस समय पड़ती है जब हम घरेलू आय से राष्ट्रीय आय निकालते हैं। अगर हम घरेलू आय निकालना चाहते हैं तो हमें जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की जरूरत नहीं होती। नफिया यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, उसको हम कैसे निकालते हैं। विदेशों से प्राप्त कारक आय यानी हमारे देश के जो कारक थे उन्होंने विदेशों से जो आय प्राप्त की है वो, माइनस विदेशी कारकों को दी गई आय, यानी विदेशों से जो कारक हमारे देश में काम करने के लिए, सेवाएं देने के लिए आए हुए थे, उनको जो आय प्राप्त हुई है उसको हम घटा लेते हैं, तो वो विदेशों से शुद्ध साधन आय हो जाती है। अब घरेलू आय का अनुमान हम कैसे लगाते हैं। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस परिचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय। अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस परिचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय, तो हमारे पास में जो है NDP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, यानी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय आ जाएगी। और अगर एक बार हमारे पास में साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय आ गई तो उसके बाद में हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय वो किसके बराबर है। अगर नहीं दे रखी है तो उसमें आप कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस परिचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय प्लस नफिया यानी विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ देंगे, तो हमारे पास में जो है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय आ जाएगी। साधन लागत पर ये शुद्ध राष्ट्रीय आय है। देखिए ये जो तीन चीजें हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस परिचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय, ये तो हमारे पास में साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय हो गई।
और अगर इसमें आप विदेशों से शुद्ध साधन आय और जोड़ देंगे तो हमारे पास में राष्ट्रीय आय आ जाएगी। तो ये जो है हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण किंतु जो है आसान सा टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद में अगर आपको इनमें से कुछ भी अन्य प्रकार से कोई जैसे जीडीपी निकालना है, फैक्टर कॉस्ट पे दे रखा है, मार्केट प्राइस पे निकालना है तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको एक माइंड एक्सरसाइज दी जा रही है जिसको आपको जो है करना है। पहला आपके पास में जो है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय है वो आपने निकाल ली, तीनों को जोड़ लिया, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय। उसके बाद आपको ये निकालने है उससे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो आप जो है इन चीज़ों को निकालोगे। अगर आप इन चीज़ों को निकाल लेते हो तो इसका मतलब आपको जो है ये लेसन कंप्लीट समझ में आ गया है। एक आप एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालोगे। थैंक यू, थैंक्स ऑल।